यूपीएस या एनपीएस में से चूज़ करने की लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2025 वो एकदम सर पर आ गई है। और अभी तक अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी स्कीम ठीक है, एनपीएस या यूपीएस, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी 30 से 35 साल की सर्विस है, जो अभी लेवल 7 यानी 4600 ग्रेड पे पर काम कर रहा है, और आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट कि क्या कैलकुलेशंस होंगी अगर हम फ्यूचर पे कमीशंस को कंसिडर करें। मतलब अभी 7th पे कमीशन चल रहा है और सबको पता है कि 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे ही 30 से 35 साल में आप लोगों को बहुत सारे पे कमीशंस मिलेंगे, जैसे 8th 9th और 10th पे कमीशन। तो अगर उन सब पे कमीशंस को मैं कंसिडर करूँ तो क्या कैलकुलेशन निकल कर आएगी, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हुए। तो बिना देरी के करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का स्वागत है रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपके जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक एनपीएस वर्सेस यूपीएस का कैलकुलेटर बनाया है। रिटायर श्योर की तरफ से कैलकुलेटर है और इसमें हमने फ्यूचर पे कमीशंस को कंसिडर किया है। ये रिपोर्ट हमने बनाई थी मिस्टर दीपक कुमार यादव के लिए, जो इस समय इंडियन रेलवेज में एसएससी पीवे के पद पर कार्यरत हैं, और इनसे कंसेंट लेकर हमने इनकी रिपोर्ट को आपके सामने हम पब्लिक कर रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर पे कमीशंस को, जो फ्यूचर पे कमीशंस हैं, उन्हें कंसिडर किया जाए तो आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। देखिए, सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ 1988 की है। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेलवेज में 2013 की है। इन्होंने स्टार्ट भले ही लेवल 1 से किया था, बट फिलहाल ये लेवल 7 पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रमोशन बहुत फास्ट मिले हैं। इन्होंने एग्जाम देकर प्रमोशंस निकाले हैं। इनकी रिटायरमेंट 2048 में है, तो टोटल इनकी 35 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होगी। फिलहाल एज ऑन डेट इनकी जो करंट बेसिक पे है वो 50,500 है। करंट डी ए 55%, एक्सपेक्टेड डी ए इंक्रीज मैंने 5% माना है हर साल। इनका जो टायर 1 में एग्जिस्टिंग कॉर्पस है वो लगभग 18.5 लाख है, और उस कॉर्पस पर जो रेट ऑफ रिटर्न मैंने माना है वो एज्यूम किया है 8% के हिसाब से इनका ये कॉर्पस ग्रो करेगा। एक्सपेक्टेड एन्युटी रिटर्न मैंने 5% माना है। और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोगों को एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जहां मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज में आपके सामने पेश किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी कैलकुलेशंस। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसमें पे कमीशंस को कैसे कंसिडर किया है। देखिए, ये टेबल है, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, 8th पे कमीशन हमें पता है कि कब आएगा, 2026 में आएगा। फिर उसके बाद 9th पे कमीशन 2036 में, और 10th पे कमीशन 2046 में। तो जब भी आप लोग देखेंगे कि पे कमीशन आया है तो मैंने जो डीए है वो 0 कर दिया है। अभी आपको पता है 55 चल रहा है, तो लगभग 60 तक 8th पे कमीशन तक हो जाएगा, आपको पता है डीए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 कर दिया। फिर 5% का हर साल इंक्रीज दिया, और 9th पे कमीशन तक ये 45% गया। और फिर 2036 में क्योंकि 9th पे कमीशन आ जाएगा, तो जो ये वाला डीए है वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, है ना, और कुछ इंक्रीमेंट लग जाएगा, 10 से 15% का इंक्रीमेंट मान सकते हैं। और फिर मैंने डीए को 0 कर दिया है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तो है 7th पे कमीशन की टेबल। ठीक है, जो येलो कलर है वो डिनोट कर रहा है कि इनका करंट बेसिक पे क्या है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है वो ये डिनोट करेगा कि अगर पे कमीशन ना आता तो इनका अगले साल का बेसिक क्या होता। ठीक है, अब 8th पे कमीशन में देखिए मैंने क्या असम्पशंस माने हैं। अब आपको सब लोगों को पता है 55% अभी चल रहा है। ठीक है, 60% डीए हो जाएगा 8th पे कमीशन आने तक, तो ये वाला डीए तो मर्ज हो जाएगा बेसिक में। तो 60% डीए को मैंने मर्ज कर दिया है बेसिक में। ये पूरी टेबल मैंने खुद तैयार की है। ठीक है, 60% डीए को मर्ज कर दिया है, और एक इंक्रीमेंट माना है लगभग मैंने 15% का। ये बिल्कुल मैंने प्रीवियस पे कमीशंस को कंसिडर करते हुए ये इंक्रीमेंट माना है, जो बिल्कुल मैंने कंजर्वेटिव साइड पे लिया है, लोअर साइड पे लिया है। इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, बट हमने कंजर्वेटिव साइड रखा है। ठीक है, ऐसे ही 9th पे कमीशन में देखिए, यहाँ भी मैंने 45% डीए को मर्ज कर दिया है बेसिक में, और 15% का इंक्रीमेंट मांगा है। और सेम मैंने करा है 10th पे कमीशन के लिए, यहाँ भी मैंने 45% डीए को मर्ज करा है और 15% का इंक्रीमेंट माना है। और उसी हिसाब से सभी लेवल्स की, लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक मैंने ये पूरी टेबल तैयार की है। इतना चीज़ क्लियर है? तो अब देखते हैं इनकी कैलकुलेशंस। तो ये देखिए, आप सबको पता है कि एनपीएस में, पहले एनपीएस की बात करते हैं कि एनपीएस में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 10%, जो इनकी पूरी लाइफ में कितना होगा, लगभग ये अपने थ्रू 72,57,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे चुके होंगे। और क्योंकि सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% होता है, तो सरकार इनके कॉर्पस में कितना अमाउंट डाल चुकी होगी, लगभग 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, जिस पर हमने 8% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है। ठीक है, तो टोटल कॉर्पस
जो होगा तो ये प्लस ये, जिस पर हमने 8% का रिटर्न माना है, तो टोटल कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये हो जाएगा इनका लगभग 4,85,00,000, जिस पर लमसम विड्रॉ ये कर सकते हैं 60%। आप सब लोग जानते हैं एनपीएस में हम 60% विड्रॉ कर सकते हैं लमसम। तो 60% विड्रॉ करने पर इनको कितना राशि मिलेगी, 2,91,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद आपको पता है लमसम पे आउट का प्रोविजन एनपीएस में नहीं होता, वो यूपीएस में होता है। ठीक है, और एन्युटी जो बची 40%, 60% तो विड्रॉ कर लिया। अब जो 40% एन्युटी बची, इस पर ही आपको क्या मिलती है, पेंशन, है ना, एक रिटर्न पर। ठीक है, तो ये भी जो 40% अमाउंट बचा उस पर हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मान रहे हैं, एन्युटी का रिटर्न जो 5% है, जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव साइड है वो भी। ठीक है, तो इनका क्योंकि इन्होंने 2,91,00,000 तो निकाल लिया था 485 में से, तो बचा कितना, 194। इस 194 पर 5% का रेट माना हमने एन्युटी रिटर्न, और इसके थ्रू इनकी क्या बनेगी, मंथली पेंशन बनेगी, जो कितनी होगी, लगभग 80,842 रुपये। और 6% इन्फ्लेशन को मानते हुए मैंने ये निकाला है कि आज के टाइम पे, अब ये जो इनको मिल रही है आज थोड़ी मिल रही है, ये इनको 30 साल बाद मिल रही है। ठीक है, आज के टाइम पे 6% इन्फ्लेशन को मानते हुए 80,000 की क्या वैल्यू है, मात्र 21,164 रुपये। ठीक है, और ये 2,91,00,000 इनके बैंक अकाउंट में आए थे, जो इन्होंने 60% विड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, उस 2,91,00,000 जो 30 साल बाद की आज की क्या वैल्यू है, लगभग 76 लाख रुपये। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यूपीएस की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएस में आपको पता है एम्प्लॉय का तो 10% कंट्रीब्यूशन ही जाता है, तो वो तो जितना एनपीएस में जाता था उतना यूपीएस में भी जाएगा। लेकिन सरकार का कंट्रीब्यूशन 14 की बजाय यहाँ 10% ही रहता है ना, तो गवर्नमेंट का भी सेम कंट्रीब्यूशन जितना एम्प्लॉय का था उतना ही जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और उस पर भी मैंने 8% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है, तो हमारा जो यूपीएस में टोटल कॉर्पस हो जाएगा वो लगभग 4,04,00,000 रुपये का हो जाएगा। अब इस 4,04,00,000 रुपये में भी आप क्या कर सकते हैं, 60% विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 4,04,00,000 का 60% विड्रॉ कर लिया, मतलब लगभग आपने 2.5 करोड़ तो विड्रॉ कर लिए। अब इसमें यूपीएस में एक लमसम पे आउट का भी प्रोविजन होता है। ठीक है, जो मोटा मोटा ये मानकर चलिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत जाइएगा, कि अगर आपकी 30 साल की अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो लगभग 6 मंथ का, 30 साल की सर्विस पर लगभग 6 मंथ का पैसा आपको एक लमसम पे आउट के रूप में भी यूपीएस में सरकार दे देती है। तो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में टोटल लमसम कितना आएगा, 253 प्लस लगभग ये 39 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर ये अमाउंट कितना बैठा, 2,92,92,00,000 का। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि ये लगभग उतना ही लमसम है जितना आपको एनपीएस में मिला था। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ जो टोटल मंथली पेंशन होती है यूपीएस में, यहाँ पर तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट है नहीं, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी लास्ट बेसिक प्लस डीए क्या होगी, जो इस केस में इन एम्प्लॉय की है 5,61,659 रुपीज़, जिसकी कैलकुलेशन मैंने नेक्स्ट पेज पर दिखाई है। ठीक है, तो ये इनकी लास्ट मंथ की बेसिक प्लस डीए है लगभग 5,61,000। अब वैसे तो हमें इसका 50% मिलना चाहिए था, यूपीएस तो 50% गारंटेड पेंशन की बात करता है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 60% विड्रॉ कर लिया तो आपकी जो पेंशन है वो भी उसी प्रपोर्शन में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसी प्रपोर्शन में घट जाएगी। तो घटने के बाद यूपीएस में इनकी पेंशन क्या बनी, लगभग 1,12,000 रुपये, जो हम देख सकते हैं कि एनपीएस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उस 1,12,000 की आज की डेट में वैल्यू लगभग कितनी होगी, लगभग 29,000। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है कि जो लमसम विड्रॉल है ये लगभग एनपीएस और यूपीएस में सेम ही रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लमसम पे आउट भी मिल जाता है यूपीएस में। फिर बात कहाँ रह जाती है, मंथली पेंशन की। जो मंथली पेंशन, अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने फ्यूचर पे कमीशन को कंसिडर किया तो गारंटेड है कि यूपीएस में आपकी जो मंथली पेंशन है वो एनपीएस से कहीं ज़्यादा ही होगी। इतनी चीज़ क्लियर है। तो जिन भी लोगों का ये डाउट था कि पे कमीशन को कंसिडर करने के बाद कौन सी स्कीम बेटर रहेगी, तो कैलकुलेशन से यही देखने में आया है कि पे कमीशन कंसिडर अगर हम करें, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार अब पे कमीशन नहीं देगी, तो देखिए उनका मानना अपनी तरफ है। ठीक है, बट अगर हम एक प्रैक्टिकल अगर एजम्पशन लें तो पे कमीशंस आते रहेंगे जैसे अब तक आते रहे थे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमने जो 15% का इंक्रीमेंट माना है, वैसे तो बहुत ही कंजर्वेटिव साइड पे माना है, आज तक सबसे कम आई थिंक 14-15% के आसपास ही गया है, उतना ही मैंने माना है सबसे लीस्ट। लेकिन फिर भी माने तो ये 10 पे चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो आपका डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है उससे ही बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है आपकी किस पे, पेंशन पर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या दिखाया मैंने कि प्रोजेक्शन ऑफ टोटल ईयरली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये वो कैलकुलेशन है कि अब इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है
तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कितने साल जीवित रहते हैं, ठीक है। अब इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 60 की एज पर ही आ जाएगा। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि कौन सी ऐसी एज होगी, क्या कि कौन सी ऐसी एज होगी जिस पर यूपीएस और एनपीएस का रिटर्न सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इनका ब्रेक इवन पॉइंट 60 पर ही आ गया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनका तो जो पेंशन है वो 60 ईयर्स पर ही यूपीएस में ज़्यादा हो गई है ना। तो ब्रेक इवन तो ऑब्वियस ही बात है कि 60 ईयर्स पर ही आ जाएगा, है ना। और ये मैंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बताई है कि 1960 में लगभग 43 ईयर्स एक इंडियन की एवरेज एज होती थी। 1990 में वो बढ़कर 59 ईयर्स हो गई। ये डेटा आप गूगल पर देख सकते हैं, मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। 2025 आज की बात करें तो आज की डेट में एवरेज एक एज जो है एक इंडियन की वो है 68 ईयर्स। तो आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मेडिकल जो है वो बहुत एडवांस कर रहा है ना, तो उसकी एडवांसमेंट की वजह से एक्सपेक्टेड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती रहती है, कम नहीं होगी। लोगों को लगता है कि यार अब तो हम जल्दी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मेडिकल उसमें एडवांसमेंट आ रहा है तो आपकी जो एवरेज एज है वो बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं इनके रिटायरमेंट एज जो है 2048 तब की बात करूं तो लगभग एवरेज एज जो होगी वो 72 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो वो कहाँ लाई करता है, लगभग इस ब्रैकेट में। कौन से, इस ब्रैकेट में। तो अगर इस ब्रैकेट को मैं देखूं, इस ब्रैकेट का मतलब समझा देता हूँ। देखिए पहले इसका अगर ये मान लीजिए 65 ईयर्स की एज तक ही जीवित रह पाते हैं तो एनपीएस में ये पेंशन के थ्रू सरकार से कितना पैसा ले चुके होंगे, लगभग 48 लाख रुपए। और वहीं यूपीएस में ये सरकार के थ्रू कितना पैसा ले चुके होंगे, लगभग 77 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही 75 ईयर्स, अब अगर ये 75 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो एनपीएस से ये कितना पैसा ले चुके होंगे, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और यूपीएस में लगभग 2,83,00,000 रुपए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए ये सारी एक इनकी टेबल जो भी आपको पता है, जिन लोगों ने रिटायर श्योर से रिपोर्ट परचेज़ की है और वो बहुत हंड्रेड्स में फिगर है, तो उन लोगों को पता है कि उन सबको मैं एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर देता हूँ। जो लोग डिमांड करते हैं उनकी पे कमीशंस भी मैं कंसिडर करके देता हूँ। जो लोग मुझे बताते हैं कि उनके प्रमोशंस एक्सपेक्टेड कब है, मैं इनमें वो प्रमोशन भी कंसिडर करता हूँ। और बिल्कुल एक सटीक कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और कह सकते हैं जो क्लोज टू रियलिटी जो एजम्पशंस है वो मैं लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको एक रियलिस्टिक फिगर दे सकूँ। इतनी चीज़ क्लियर है। तो जो लोग चाहते हैं वो पॉज करके स्क्रीन को ये टेबल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी हम लोग ऐसी रिपोर्ट बनाएं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस पर जाकर अपनी डिटेल्स भरिए। और क्योंकि जो लास्ट डेट है बिल्कुल सिर पर आ चुकी है तो आपको बहुत ही जल्द डिसीजन ले लेना है। और वो डिसीजन कैसे लेना है ये मैंने अपने एक द फाइनल डिसीजन जो एक मेरी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए। मैंने क्या बताया है कि आपको कब यूपीएस लेना है, कब नहीं लेना। और इसी तरह की वीडियोस और कैलकुलेशंस हम अपने चैनल पर आपको करके दिखाते रहते हैं। तो अगर आपको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।